हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे डे 21 तक के टॉपिक आ चुके हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम अपने इस टॉपिक में डे 22 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक नंबर 421 से लेके टॉपिक नंबर 440 तक होंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा लेट्स क्रैक का सीरीज है, जिसमें डे 22 को हमें कवर करना है। ऑलरेडी हमने अपने पिछले पार्ट्स में 420 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, और आज हम अपने इस पार्ट में 421 से लेके 440 तक के टॉपिक को कवर करेंगे। अर्थात आज के टॉपिक को कवर कर लेने के बाद हमारी एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो रिलेटेड संगठन हैं, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट से मॉडर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो पहले हम आज अपने टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम न केवल आपको जीएस के इम्पोर्टेंट 2000 टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करने की प्रोसेस बताते हैं। हम आपको सीसेट में रीजनिंग के साथ साथ आपको कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी कवर कराते हैं। इसके अलावा नित्य आपको 60 से 70 एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा के आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित कराते हैं। उम्मीद है कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से हमारे चैनल से जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से, और वहां पर इन सभी सीरीज का मुफ्त में लाभ ले रहे होंगे। हालांकि ये हमारी पूरी सीरीज भारत सरकार के कर्मयोगी मिशन से ही प्रेरित है, जो कि प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा फंडेड है, और पूर्णतः ये निःशुल्क क्लासेस हैं कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए। तो अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में काफ़ी सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया था, चाहे फिर ओजोन डिप्लेशन की बात हो, चाहे फिर अम्लीकरण की बात हो, या फिर रियो से लगा के जितने भी समिट थे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जितनी भी बातें थी, उनको हमने कवर किया था। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस पार्ट समझ में आए होंगे और साथ ही वहाँ की कहानी आप समझ गए होंगे। अब हमारे लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट में हमें ये देखना है कि आखिरकार एनर्जी को लेकर जब भी हम बात करते हैं कि ये एनर्जी के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये परंपरागत हैं, ये गैर परंपरागत हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, तो ये सब क्या होता है, इनके मध्य डिफरेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, टॉपिक है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, वैसे तो हम ऊर्जा संसाधनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक अनवीकरणीय ऊर्जा और एक नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और सेल गैस आती है, जिसमें हमारे ये तीन जो हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन का मतलब ये परंपरा से चले आ रहे हैं। मतलब मानव ने कोयला से शुरुआत की थी एनर्जी की, पेट्रोलियम से फिर शुरुआत की, और फिर नेचुरल गैस से शुरुआत की। बट अब उसके बाद मानव ने खुद से बनाया है कुछ नई चीज़ें, कुछ नए उसने इनोवेशन किए हैं, कुछ नई उसने खनन प्रणालियां अपनाई हैं, जिसमें उसने परमाणु ऊर्जा और सेल गैस की खोज की। इसे कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यानी कि सिंपल सा आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में शामिल हैं, और आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर के 3 शामिल हैं, ये नहीं शामिल है। आपको अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में शामिल हैं, और आपको 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक दिया हो, तो आपको पता है कि केवल 4 और 5 सही हैं। समझ गए? इस डायग्राम का मतलब केवल यही है। क्लियर? चलिए, अब मोटे तौर पर अनवीकरणीय ऊर्जा में आए तो ये पांचों के पांचों शामिल है। क्लियर? अब बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो अभी नई आई है, यानी कि जो परंपरागत पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं? पवन ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा आती है,
जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और समुद्र तापी ऊर्जा। क्लियर। इसमें जो हमारी ये शुरुआत की जो 5 ऊर्जा हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं। क्लियर। यानी कि इनको परंपरा में यूज नहीं किया गया था, उस समय कोई पवन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। और जो ज्वारी ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और समुद्र तापी ऊर्जा है ये गैर परंपरागत ऊर्जा ये भी मानी जाती है। क्लियर। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में जो ये 8 की 8 ऊर्जाएं हैं ये सब की सब गैर परंपरागत ऊर्जाएं हैं। अब आपको हो सकता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्पों में कुछ विकल्प आपको नवीकरणीय ऊर्जा के भी दे दे, तो गलत नहीं करना है। नवीकरणीय ऊर्जा के सभी क्या हैं, गैर परंपरागत। और अनवीकरणीय ऊर्जा में 3 परंपरागत हैं, शेष गैर परंपरागत। क्लियर। यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, लगभग 10 आपके गैर परंपरागत हैं, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, सैल ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, जल विद्युत हो, बायोगैस हो, भूतापी हो, ज्वारी हो, कचरे से हो, समुद्र तापी हो, ये सब के सब गैर परंपरागत। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बुद्धि लगानी होती है। क्या आप सोचेंगे सर ये क्या 10 के 10 याद करेंगे, तब तो दिमाग पागल हो जाएगा, तो नहीं याद करना है। इसी को बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कीजिए। केवल ये 3 याद कर लो कि ये 3 बस परंपरागत हैं, बाकी सबके सब गैर परंपरागत हैं। हो गया ना। कोयला आपको बचपन से पता है, पेट्रोल का आप रोज यूज करते हो, प्राकृतिक गैस को आप हमेशा अपने घर में खाना बनाते हो। समझ गए। तो 3 चीजें आप याद कर लो, 10 हमें याद ही नहीं करनी। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। क्लियर। आप सोचेंगे मास्टर तुमको रटा रहा है, लेकिन रटा नहीं रहा, हम तो आपको बताते हैं। ठीक है। चलिए अब बात आती है अपशिष्ट ऊर्जा निर्माण तकनीक। यूपीएससी ने ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि 2019 में क्वेश्चन पूछा था पायरोलिसिस क्या होता है या गैसिफिकेशन क्या होता है। क्लियर। या इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो अपशिष्ट निर्माण में ऊर्जा से रिलेटेड है। इसमें जैविक पदार्थों व अपशिष्ट ऊष्मा के जरिए रासायनिक अपघटन होता है। लैंडफिल गैस रिकवरी दूसरा इससे संबंधित है। भस्मीकरण इससे तीसरी प्रोसेस है। मतलब क्या है कि अपशिष्ट ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं, यानी कि अपशिष्ट से हम एनर्जी को कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है। तो एक हमारे पास पायरोलिसिस विधि होती है जिसको गैसिफिकेशन कहते हैं, दूसरी हमारी लैंडफिल गैस रिकवरी होती है, तीसरी हमारी भस्मीकरण होती है। इस पे आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन किस पे पूछेगा कि जो फ्यूचर एनर्जी है, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फ्यूल सेल पे ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, शैवाल ऊर्जा पे ऑलरेडी अभी नहीं पूछा, संलयन पे पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल यही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। समझ गए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या है, भविष्य की ऊर्जा है जैसे संलयन ऊर्जा, शैवाल ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ईंधन सेल। क्लियर। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, इतनी ऊर्जाएं अभी फ्यूचर में आनी बाकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक इन एनर्जी को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे कि वास्तव में इस पे क्वेश्चन हमसे कैसे बनेगा। शैवाल ये क्या है, ये आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जा युक्त तेलों से भरपूर होते हैं जिन्हें जेनेटिक रूप से परिवर्तित कर जैव तेल के उत्पादन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे आप हमेशा एक नाम सुनते होंगे जेड्रोफा का। क्लियर। तो बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है। उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल तो सामान्य वनस्पति के लिए हानिकारक होता है, शैवाल की खेती के लिए उपयोगी पाया गया है। क्लियर। वैसे तो क्या होता है कि अपशिष्ट जल जो होता है वो वनस्पति के लिए हानिकारक होता है, बट शैवाल के खेती के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इतनी बातें आपको पता हो। फिर आता है हाइड्रोजन एनर्जी। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन कैसे आएगा कि शैवाल ऊर्जा के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है। तो आप बता देंगे जितने भी लाभ होंगे सारे के सारे होंगे कि इससे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, इससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, इससे प्रदूषण कम होगा, इससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। तो इतने प्रयोग अगर आपको दे दिया तो कॉमन सेंस से आप इन सबको सही कर देंगे। ठीक है। बिना सोचे समझे। और होता क्या है कि यही चीज़ें जब नहीं लिखी होती तो बच्चों को ये लगता है कि अरे ये कहीं बुक में तो लिखी होंगी। ऐसा कभी नहीं आता। यूपीएससी का एग्जामिनर बैठ के ऐसे ही मेरी तरह थिंकिंग करके 4 ऑप्शन बना देता है, इसलिए क्योंकि वो बच्चों के थिंकिंग माइंडसेट को चेक करना चाहता है। तो आपको अच्छे से पता है कि भाई साहब आप कुछ भी बनाओ, हमें पता है कि चारों के चारों इसके विकल्प सही होंगे। ठीक है। अब मान लो अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दे, सपोज करो कि शैवाल ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा में किया जा सकता है, तो यहाँ बुद्धि नहीं लगानी है, किया जा सकता है। हम मानेंगे कि हाँ किया जा सकता है भाई, कुछ भी बनाने के लिए एनर्जी के लिए किया जा सकता है।
देखो आपको लाभ अगर देना तो ये बताना आसान होता है, बट क्या नुकसान होंगे ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करो कि कोई आपसे कहे कि श्री आईएएस एकेडमी चैनल देखने से क्या लाभ है, तो आप 10 लाभ बता दोगे कि एक तो ये लाभ है, मास्टर इसका इतना सीधा है, ऐसी ऐसी बातें करता है, इतने ढंग से समझा देता है, मतलब इतनी सारी तारीफ आप कर दोगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी हानि क्या है, तो आप बस इतने कहोगे कि अच्छा हानि तो ये नहीं है, हानि तो बस इतनी है कि सर लेट आए, लेकिन हानि इसको नहीं कहेंगे। समझ गए? मतलब क्या हो रहा है कि हानि पे आपको अपने दिमाग में थिंकिंग लगानी पड़े। तो एक बात बताइए, क्या यूपीएससी का एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन बनाएगा कि श्री आईएएस एकेडमी के संदर्भ में लाभ हैं बताइए, तो आप बता देंगे भाई साहब इतने लाभ हैं, हानि नहीं पूछेगा वो, ठीक है। और हानि वैसे भी श्री आईएएस की थोड़ा ना है, गलती है कि हमने खोला ही नहीं था कोचिंग संस्थान, तो कैसे आपको मिल सकते थे, ठीक है। और वैसे भी आपने धोखा भी नहीं खाया था, तो अब आप समझ पाते हो ना, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। अपनी तारीफ करने के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या करते, एग्जाम्पल ऐसा ही देना था, ठीक है। हाइड्रोजन ऊर्जा क्या है? हाइड्रोजन ऊर्जा, जब हाइड्रोजन गैस वायु में जलती है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है और अप्रदूषणकारी जलीय वाष्प बनाती है। मतलब ये प्रदूषणकारी नहीं बनाती है, अप्रदूषणकारी बनाती है। क्लियर? तो आप इतनी बातें समझ गए। क्यों? क्योंकि जलवाष्प आपको पता है ना कि खतरनाक होता है, ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। समझ गए? तो अब आपको देखो पता होना चाहिए कि आखिरकार हमने यहाँ पे जलीय वाष्प की बात की तो ये क्यों बात कर रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल होता है। 8 ग्रीन हाउस गैसेस हमने आपको पढ़ाई थी, आपने देखा भी था। चलिए फिर आता है ईंधन सेल। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ईंधन सेल के संदर्भ में बताइए सत्य कथन क्या। 2 बार पूछा है और ईंधन सेल लिख के नहीं दिया उसने, फ्यूल सेल का उपयोग किया है। तो इसलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी नहीं आनी चाहिए। और जानते हैं फ्यूल सेल को फ्यूल ही लिखा है हिंदी में, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ से सचेत रहिए। ईंधन सेल काफ़ी प्रभावशाली पावर उत्पादनकारी प्रणाली है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में जोड़कर विद्युत एमिट करते हैं। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे एवं बड़े कुशल तरीके से विद्युत एवं ताप में परिवर्तित करता है और इसके दहन की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। सिंपल सी बात है कि ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजन एवं फास्फिक एसिड बहुत ही सामान्य प्रकार के फ्यूल सेल होते हैं। आपने देखा होगा कि आज आप लोग जब लैपटॉप वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें जो बैटरी आती हैं लिथियम आयन की बैटरी का उपयोग होता है, लेकिन आजकल के जो बेहतरीन लैपटॉप आ रहे हैं उनमें कहीं कहीं पे फ्यूल सेल्स का उपयोग होता है। या आप लोग बड़ी बड़ी जब कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ पे एनर्जी को एमिट करने के लिए फ्यूल सेल्स का उपयोग किया जाता है या उस एनर्जी का उपयोग किया जाता है। आपने अपनी रियल लाइफ में कई बार नाम सुना होगा फ्यूल सेल, समझ गए? वही चीज़ है। अंतरिक्ष अनुसंधान में ईंधन सेल के सफल प्रयोगों ने कई वाहन निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। यानी कि हमने फ्यूल सेल पढ़ लिया और फिर अंतरिक्ष अनुसंधान की जब बात आई कि वहाँ पे सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और आपको अच्छे से पता है कि हमने शुरू में आपको जब साइंस टेक में पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको क्या पढ़ाया था, जो भी यान होते हैं या जितने भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें जो हमारे सैटेलाइट जाते हैं उसमें क्या होता है, सोलर पैनल लगा होता है। बाद में वो अपने उस सोलर पैनल के जरिए एनर्जी के माध्यम से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा चंद्रयान मिशन 2 जब फेल हो गया, यानी कि रोवर और लैंडर, तो ये कहा गया कि अगर सन की रेज अगर वहाँ पे पड़ेगी तो हो सकता है कि हमारा जो रोवर है उसका जो सोलर पैनल है उसमें एनर्जी आ जाए, उसके सेल अपने आप कहो चार्ज हो जाएं। ये बातें कही गई थी, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छा इसीलिए सोलर एनर्जी की बात आती है, ठीक है। अब बात आता है ईंधन सेल के लाभ। आप यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ईंधन सेल के आपको लाभ मिलेंगे लेकिन हानि का कहीं उल्लेख ही नहीं होगा, समझ गए? तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए क्या लाभ है। पर्यावरण हितैषी है, सिंपल सी बात है। कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती, सिंपल सी बात है। प्रचालन में शोर नहीं होता, इसलिए आवासीय क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, साइलेंट जनरेटर जो होते हैं जो शोर बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। शीतलीकरण के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप नॉर्मल जनरेटर देखते हो तो उसमें क्या होता है कि उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। या आप परमाणु रिएक्टर देखते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हो तो उसमें क्या होता है, वाटर की आवश्यकता होती है, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है मंदक और शीतलक के रूप में। क्लियर? तो इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है सीधे विद्युत ऊर्जा में। अतः ईंधन सेल की अपेक्षा
ईंधन सेल की दक्षता काफ़ी अधिक होती है, ठीक है, और तापमान पर ये डिपेंड नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि जो तापमान है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, इसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ईंधन सेलों की डिज़ाइन, आकार, माप का मानकीकरण आसान है। मतलब इसको छोटे से लगा के बड़े तक, सूक्ष्म से लेके भारी तक हर तरीके का बना सकते हैं। उसको अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, उसका डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। आप में से कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर आपने पिछले पार्ट में हमें जैव संवर्धन पढ़ाया था, लेकिन सर आपने जैव भू रासायनिक चक्र नहीं पढ़ाया। तो हमने कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियों को आपको यहाँ पे मेंशन करा दें। कुछ चक्र जैसे सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, इनको आपको कंप्लीट करा दें, क्योंकि इस पे यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती रहती है, ठीक है, और बच्चों को नहीं पता होता इसलिए गलती हो जाती है। बट यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक है ना, जैसे आपने हमसे इन टॉपिक्स में पढ़ा है कहाँ से, जलवायु परिवर्तन से, लेकिन जलवायु परिवर्तन के जितना भी बेसिक है, आवास है, निकेत है, जैविक समुदाय, अजैविक समुदाय, बायोम्स क्या होते हैं, पारितंत्र क्या होते हैं, ठीक है, इन सबको हमने डिटेल में अपने इन्वायरमेंट की बुक सीरीज में कंप्लीट करा दिया है। लगभग 16 वीडियो आ चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर उन 16 वीडियो को जरूर देख लें। आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमें कैसे इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। यहाँ हम नहीं करा रहे क्योंकि इम्पॉर्टेंट उतने नहीं हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट है उनके हम एक दो आपको पोर्शन कवर करा दे रहे हैं। क्लियर? तो आप हमारी बात समझ गए होंगे, ठीक। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण कैसे होता है। जैव भू रासायनिक चक्र एक पहला इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं, फिर इसको साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक को और अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई पोषक तत्व है, ठीक है, और ये जैविक है, जीवों से अजैव में जाता है। देखो, जैविक का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव, पादप और जीव जंतु। क्लियर? अब ये अजैविक का मतलब क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो ये यहाँ से कभी स्थल में मिल गया, कभी जल में मिल गया, कभी वायु में मिल गया। क्लियर? अब इसमें ये विघटित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इसी विघटन का वायु के द्वारा, जल के द्वारा, वर्षा के द्वारा इन पे फिर ये प्राप्त हो जाता है। तो ये एक चक्र ऐसा बना रहता है, जैव भू रासायनिक चक्र इसी को कहा जाता है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व का मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, ये व्यक्ति के अंदर होते हैं। व्यक्ति उसको खाता है, उसके बाद वो निकालता है, निकालने के बाद उसे अर्थ ऑब्जर्व करती है, अर्थ ऑब्जर्व करने के बाद उसे फिर से किसी न किसी माध्यम में, फलों के माध्यम से उसे फिर मनुष्य के पास पहुंचा देती है। तो ये पूरा का पूरा चक्र एक जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए होंगे। फिर बात आती है कि पोषक तत्वों का जो चक्रण है वो डिपेंड करता है भिन्न भिन्न जैविक स्तरों पर, इनके परिग्रहण पर, इनके संग्रहण पर और इनके विमुक्ति पर। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारा खाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब वो खाने के लिए ही जीते हैं, ठीक है। अब खा तो खूब सारा लेते हैं, फिर क्या होता है कि खाने के बाद वो उठ नहीं पाते चेयर से, मतलब इतना ज़्यादा पेट अपना भर लेते हैं कि उठ नहीं पाते। उठने के बाद क्या होता है कि जब वो वॉशरूम जाते हैं तो निकाल नहीं पाते, कहते हैं मेरा पेट खराब हो गया, हाजमा खराब हो गया, ये गोली खा ली, इनो पी लिया, कहीं कुछ कर लिया। क्लियर? मतलब क्या है, ये हर एक पर्सन में डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कितना खा सकता है, कितना पचा सकता है और कितना निकाल सकता है। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि खाना हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितना आपके दोनों हाथों की अंगुलियां हैं। मतलब क्या है कि आप दोनों हाथों को एक साथ ज्वाइंट करें और ज्वाइंट करने के बाद जो गाद में जितना आपका पूरे के पूरे खाना आ जाए उतना ही आपकी पेट की रिक्वायरमेंट होती है। उससे ज़्यादा खाते हैं तो हाजमा अपच हो जाता है। क्लियर? अब ऐसा भी मत करना कि खाना ही मत खाना, जिनके छोटे छोटे हाथ होते हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन माना यही जाता है, एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है ये कि आप उतना ही खाएं जितना आपकी हथेलियों में आ जाए। दोनों हथेलियों को जोड़ने पर आपकी हथेलियां जितनी भर जाएं उतना ही आपको खाना चाहिए, ठीक है।
चलिए फिर आता है नोट क्या है, पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते। सिंपल सी बात है। अभी आप बताइए, हमने क्या कहा कि इंसान से निकला भूमि में गया, भूमि से निकला इंसान में गया, तो यहाँ कहीं पे समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो जब समाप्त नहीं हो रहा तो यही बात है कि भाई ये समाप्त नहीं होते, बट ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से इनकी गतिशीलता को ही हम पोषण चक्र कहते हैं और इसी पोषण चक्र को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए अच्छी बात है। अब बात आती है कि ठीक है भाई, पोषण चक्र हमने पढ़ लिया, लेकिन ये पोषण चक्र होता कैसे कैसे है? तो इसके कई फेजेस होते हैं। एक तो होता है गैसीय चक्र और एक होता है अवसादी चक्र। क्लियर? गैसीय चक्र के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की गैसों को देखते हैं जिनके माध्यम से ये पोषक तत्व अर्थ में या जीवों में एक दूसरे से स्थानांतरित होते हैं, चाहे नाइट्रोजन के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से, कार्बन के माध्यम से, वाटर के माध्यम से। क्लियर? और अवसादी का मतलब आयरन के माध्यम से, कैल्शियम के माध्यम से, फास्फोरस के माध्यम से और सल्फर के माध्यम से। इतनी बातें आप समझ गए? यानी कि मोटे तौर पर क्या है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, गैसीय के रूप में, अवसादी के रूप में, कि भाई साहब ये जितने हैं ना, ये गैस के रूप में वातावरण में मिल जाते हैं या भूमि में मिल जाते हैं या जल में मिल जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अवसाद के रूप में मिलते हैं, क्लियर, सेडिमेंट्स के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमें देखना है। इसमें भंडारण या तो वायु या समुद्र में वाष्पीकरण के द्वारा होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन व जल का भंडार होता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैसीय चक्र के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और जल है। क्लियर? फिर आएगा अवसादी। इसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल यानी कि पृथ्वी की भूमि पर होता है। इसके अंतर्गत आयरन आता है, कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है। इन सभी एलिमेंट्स का उस पर भंडारण किया जाता है। क्लियर? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि अवसादी चक्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो आप बता देंगे कि आयरन शामिल होता है साहब, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है और लगभग स्टेट पीसीएस ने हर बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है गैसीय चक्र में। गैसीय चक्र में जैसा हमने अभी पढ़ा ना, जल चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इनको बेसिक तौर पर देख लेते हैं कि आखिरकार कार्बन चक्र कैसे होता है। कार्बन चक्र वास्तव में वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वायुमंडल है ना, इसमें सागर के द्वारा, जीवित जीवों के द्वारा और मृत जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया जाता है। जैसे हम लोग है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन को बाहर निकालते हैं, तो वही चीज़ें हैं। ठीक, और फिर कार्बन को कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक, प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, इसलिए से मृदा निर्माण के समय नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल जो भूमि है वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, इसीलिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को उस भूमि में मेंशन कराते हैं, फसलों को लगाते हैं, खासतौर पर दलहनी फसलों को, ताकि नाइट्रोजन अर्थ को मिल सके या उस मिट्टी को मिल सके। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो नहीं भाई साहब, वो अनुपस्थित होता है। क्लियर? इस तरह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार, अपरत तथा ह्यूमस का मतलब नमी में संयोजित संपूर्ण नाइट्रोजन को वायुमंडल से लाखों वर्षों की जैविक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया गया है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। आपको हमने ज्योग्राफी के पीछे पोर्शन कवर कराया था ना, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है, वहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है। क्लियर? आप इतनी बातें समझ गए? यानी कि स्थल में क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी के द्वारा होता है, और जल में क्या होता है? अधिकतम यौगिकीकरण केवल सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, फिर बात आती है अमोनियाकरण की। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रारंभिक तौर पर अमोनिया में बदल जाती है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पता होना चाहिए कि अमोनियाकरण में क्या होता है कि वायुमंडल जो नाइट्रोजन है वो फर्स्ट लेयर में अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है।
नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रीकरण कम नमी वाले मृदा में वायु की कमी के कारण नाइट्रिफिकेशन की दर को कम कर देती है। क्लियर? आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब बायोलॉजी वालों के बच्चों का पार्ट है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री की बात होती तो आपसे भले पूछा जा सकता है, बट यूपीएससी साइंस टेक पूछती है, ना कि साइंस। ठीक है। विनाइट्रीकरण नाइट्रीकरण के ठीक विपरीत होता है। ठीक है। फिर बात आती है अवसादी चक्र की। अवसादी चक्र क्या होता है? गैसीय चक्र में जहां पोषक तत्वों का स्रोत वायुमंडल तथा जलमंडल होता है, वहीं अवसादी चक्र में पोषक तत्वों का स्रोत स्थल मंडल या पृथ्वी का भूपटल होता है। मतलब कि पृथ्वी की जो लेयर है जिसमें हम जैसे मानव निवास करते हैं, उसकी बात करता है ये अवसादी चक्र। जैसे सिंपल सी बात है कि मानव है, सुबह खुले में जाता है, शौच करता है, ठीक है, उसके द्वारा जितना भी आप अपशिष्ट कह सकते हो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके मिट्टी में मर्ज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पहले के ज़माने में खेतों में इतनी कम उर्वरता में, या कहें कि इतनी कम बीजों में उर्वर खाद को डालने के फलस्वरूप भी आपको काफ़ी ज़्यादा फसल मिल जाती थी। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था क्योंकि उस समय मानव खेतों में जाते थे। क्लियर? तो उनका जो अपशिष्ट होता था वो उसी मिट्टी के साथ मल्च हो जाता था, और उसके साथ मल्चिंग होने के बाद उसकी उर्वरता बढ़ जाती थी। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि आपके जो सेफ्टी टैंक जब खाली होते हैं ना, तो इनको ज़्यादातर खेतों में ही डिप्लॉय किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उसमें जो जीव वगैरह होते हैं, जो उसमें कई सारे पौष्टिक या पोषक तत्व होते हैं, वो सब वहीं पे तो होते हैं। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है काफ़ी वो उपयोगी होता है। ठीक। फिर बात आती है इस चक्र के अंतर्गत फास्फोरस तथा सल्फर चक्र को भी सम्मिलित किया जाता है। क्लियर? इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। फास्फोरस चक्र क्या है? अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां व दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य के जो दांत होते हैं, या हमारे बॉडी की जो बोन्स होती हैं, या हमारी बॉडी की जो अस्थियां होती हैं, बाहर की कवच होती है, वो फास्फोरस से बनती है। क्लियर? फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है। अब आप बताइए, फास्फोरस तो है प्राकृतिक भंडार चट्टानों में, बट नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, जो कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको फास्फोरस के रूप में मिलेगा, वो फास्फेट के रूप में, यानी कि उसी की एक अपर स्टेज। क्लियर? कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैसे हम कार्बन को अपने बॉडी से एमिट करते हैं सांस के माध्यम से, वैसे हम फास्फोरस को एमिट नहीं कर सकते। फास्फोरस का जीवाणुओं और पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय नहीं के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब है, आप बताओ। फास्फोरस हम किस में पढ़ रहे हैं? अवसादी में पढ़ रहे हैं। तो जब अवसाद में पढ़ रहे, भूमि में पढ़ रहे, मिट्टी में पढ़ रहे, तो गैस कैसे बन सकती है? दूसरी बात आप ये बताओ कि अभी हमने पढ़ा कि कार्बन चक्र की तरह श्वसन नहीं कर सकता, यानी कि ये गैस होगी ही नहीं, तो कैसे ये करेगा? क्लियर? तो इतनी बातें आपको थिंकिंग लगानी है। यही होता है ना कि हम लाइन पढ़ते हैं बट उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते थिंकिंग से, कि अरे भाई ऊपर जब ये कह दिया गया है कि श्वसन के द्वारा अवमुक्त नहीं हो सकती, और उससे पहले भी ये कह दिया गया है कि अवसादी चक्र में शामिल है, तो ये गैसीय कैसे हो गई? क्लियर? इतनी बातें आपको समझना है। मुख्य मृदा घोल में फास्फोरस आर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। आपसे इतना ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है। फिर हमारा आता है सल्फर चक्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पर तो कैसे पूछा था, गंधक चक्र के बारे में बताइए। ठीक, गंधक किसको कहते हैं? सल्फर को ही कहते हैं। क्या होता है ये? गैसीय और अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि सल्फर चक्र जो है वो गैस में भी है, अवसादी में भी है। ठीक, सल्फर गैसीय रूप में भी पाई जाती है, जो वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में थोड़ी मात्रा में अवेलेबल होती है, और इस प्रकार वायुमंडल में भी इसका एक भंडार है। यानी कि ये न केवल वायुमंडल में है बल्कि स्थल मंडल में भी है। क्लियर? सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित कर अमीनो अम्ल बनाते हैं, जिसे स्वपोषी ऊतकों के भीतर प्रोटीनों द्वारा समाहित किया जाता है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या, ऑलरेडी ये आपको आता ही है, पर्यावरणीय अनुकूलन। देखो ये टॉपिक हम आपको पढ़ाए ना, इससे पहले आपको बेसिक बता देते हैं। अनुकूलन का सामान्य सा क्या मतलब होता है कि वो परिस्थिति जहाँ पे जीव अपने आप को सही सलामत रख सके। जैसे जब आप दिल्ली या बेंगलोर या हैदराबाद या राजस्थान में आए होंगे रहने, तैयारी करने के लिए,
तो आपको वहाँ का पानी नहीं पसंद आया होगा, वहाँ के लोग नहीं पसंद आए होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पसंद आया होगा, छोटे छोटे कमरे नहीं पसंद आए होंगे, घूमने के लिए बड़ा मैदान नहीं होगा, खेती की ज़मीन नहीं होगी, कोई जानवर नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे नहीं होंगे। क्लियर? यानी कि आप काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गए जब आप ऐसे प्लेसेस में अपने गांव से निकल कर गए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थितियां बदली, आप उस छोटे से एक कमरे में अपने आप को गुजारने लगे, आप उस पार्क को ही अपना खेत समझने लगे, उस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपने परिवार का सदस्य मानने लगे, और यहाँ तक कि अपने मकान मालिक को अपना घर समझ बैठे। क्लियर? क्या हुआ? धीरे धीरे अपने आप को आप अनुकूलित करने लगे। शुरू में आप बीमार हुए, दवाइयाँ ली, यहाँ का पानी पिया, यहाँ के जैसे बनने लगे। क्लियर? अब जब वहाँ के जैसे आप बनने लगे तो क्या होता है कि आपको अपना घर जहाँ से आप आए थे वो कम अच्छा लगने लगा। वहाँ जब आप गए तो आपको, क्योंकि रूटीन यहीं का था, तो वहाँ आप उतने अच्छे से अनुकूलित नहीं हो पाए, आप फिर वहाँ से जल्दी से भागे और वापस अपने शहर आ गए। क्लियर? तो ये होता है पर्यावरणीय अनुकूलन। क्लियर? इसी चीज़ को जीवों के संदर्भ में समझ जाओगे तो अच्छे से आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि तोते को लोग क्या करते हैं, उसको रोज बुलाते हैं कि पट्टू पट्टू, ऐसे ऐसे करके रोज बुलाते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे वो भी बोलना सीख जाता है। ठीक है, पट्टू पट्टू कह के बोलता है, मिट्टू कोई बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, लेकिन वो उसकी आदत नहीं थी, वो अपनी ही भाषा में बोलता था, लेकिन लोगों ने उसको बुलाना शुरू कर दिया, यानी कि वो अनुकूल हो गया। ठीक है, चलिए यही सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। क्या है? किसी जीव तथा पौधे की बनावट या व्यवहार या जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन 3 तरह से होता है। एक तो वंशानुगत, मान लो बचपन से आप अपने घर में रहे। उपार्जन, मान लो आप पैसे के लिए कहीं चले गए। और तीसरा है पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। सपोज करो आप नौकरी के लिए ही तो दिल्ली वगैरह में आए ना, तो वो हो गया आपका उपार्जन। पारिस्थितिकी का मतलब कि आपका गांव, आपका शहर बाढ़ में डूब गया हो तो आप गए कहीं पे। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, डिटेल में आपसे यहाँ पे नहीं पूछेगा। अब बात आती है शीत निष्क्रियता क्या होती है और ग्रीष्म निष्क्रियता। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है खासतौर पर एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो प्राणी शीतकाल को सुसुप्तावस्था में बिताते हैं वो शीत निष्क्रियता कहलाते हैं। क्लियर? यानी कि ठंडी में जो कोई काम नहीं करते, बिल्कुल मस्त चारवाहक की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो कहलाते हैं क्या? बताइए। शीत निष्क्रिय प्राणी कौन कौन होते हैं? चमगादड़, कंगारू, चूहा, भालू आदि। यानी कि ये चारों के चारों कभी नहीं दिखाई पड़ेंगे सर्दी में आपको, बस सोते ही रहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है ग्रीष्म निष्क्रियता की। ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या है कि जो शुष्क गर्म अवधि को निष्क्रिय अवस्था में बिताते हैं वो ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाते हैं। ठीक है, जैसे घोंघा, केचुआ, मधुमक्खी। क्लियर? ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? गर्मियों में शांत रहते हैं, चुपचाप, कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा काम हम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा समतापी प्राणी और असमतापी प्राणी, मतलब हॉट ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर? हॉट का मतलब इनकी बॉडी का जो ब्लड होता है ना काफ़ी गर्म होता है। क्लियर? कोल्ड का मतलब इनकी जो बॉडी का ब्लड होता है वो कोल्ड होता है। कोल्ड का मतलब ये भी नहीं कि कोल्ड ड्रिंक की तरह बिल्कुल ठंडा होता होगा, और हॉट का मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 से एबव होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझना पड़ेगा। देखते हैं इसमें कौन आता होगा। ऐसे प्राणी जो अपने शरीर का तापमान शारीरिक क्रियाओं के द्वारा एक जैसा बनाए रखते हैं, बाहर का टेम्परेचर बदलते रहने पर भी, मतलब कि बाहर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, लेकिन उनकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब आप बताइए ऐसे लोग कौन हैं? क्या मानव इसमें होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिएगा सर्दी में वो क्या करता है? जैकेट पहन लेगा। गर्मी में क्या करेगा? हाफ शर्ट पहन कर घूमेगा। क्लियर? आप बरसात में देखेंगे छाता लगा लेगा। समझ गए? तो मानव क्या है? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सपोज करो जैसे इस समय कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो कई सारे एक्सपर्ट कई प्रकार की राय दे रहे हैं। मैं किसी भी राय के बारे में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप किसी एक्सपर्ट की राय को देखकर ही अपनी बातें मानिएगा। ठीक, कि आप ऑक्सीजन के लेवल को ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे आप एक्सरसाइज कीजिए, ये सब कीजिए। ये क्या है? ये एक तरीके के बॉडी को रेगुलेट करने का
सेल्फ मैकेनिज्म है। क्लियर? अपने आप से बॉडी के टेम्परेचर को कैसे हम रेगुलेट करें। भाई टेम्परेचर ही तो ऊपर नीचे होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कभी हार्ट बीट रुक गई, ये सारी चीज़ें क्या है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा हॉट ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, यानी कि मानव एनिमल्स में आ जाता है। ठीक, दूसरा हमारे आते हैं पक्षी तथा स्तनधारी। हालांकि स्तनधारी की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें मानव आ ही जाता है। पक्षी जितने भी होते हैं ये सब के सब गर्म खून के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कई सारी बीमारियों में क्या किया जाता है कि कबूतर जो होते हैं ना उनके ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों को जब आप कह सकते हो पैरालिसिस हो जाता है या अन्य भी कई सारी डिजीज हो जाती हैं तो उनमें उन्हें क्या किया जाता है कि इसी कबूतर के ब्लड को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कबूतर का ब्लड काफ़ी हॉट होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा सर्दियों में कुछ लोग कबूतर मार के भी खाते हैं, पक्षियों को भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसीलिए खाते हैं। ठीक है, अब उन्हें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इस पर कभी डिबेट करेंगे। स्तनधारी कौन होते हैं? स्तनधारी का सामान्य सा मतलब ये होता है कि वो प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके शरीर में बाल होते हैं, जिनके शरीर में नाखून होते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। ठीक है, यही उसके कुछ कॉमन फीचर होते हैं। उनके अंदर शारीरिक क्रियाओं द्वारा तापमान को निश्चित करने या सहन सीमा के भीतर रखने की कैपेसिटी होती है। जैसे मानव, शेर, कुत्ता, पक्षी, कबूतर। आप देखेंगे कुत्ते को आप घर में कैसे भी रख सकते हो, शेर को आप कैसे भी रख सकते हो, शेर क्योंकि सबको खाता रहता है ना। कबूतर मैंने ऑलरेडी बताया। अब पक्षी में कबूतर भी आएगा, चिड़िया भी आएंगी, और भी जितने पक्षी होते हैं ना, तोता वगैरह सब आ जाएंगे। ऐसा मत सोचना कबूतर से मेरी दोस्ती हो गई थी तो मैंने बाकी पक्षियों को छोड़ दिया। ठीक है, फिर बात आती है इन जीवों में शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता की प्रक्रिया का दिखना दुर्लभ है। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं मतलब क्या है कि आप देखो मानव को कभी कि 6 महीने सर्दी में शांत होकर बिताए, नहीं है। दुर्लभ का मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो मक्कार टाइप के होते हैं। शेर को आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा, वो 24 घंटे काम करता रहता है। कुत्ते को देखा है कि 6 महीने सर्दी में शांत बैठा हो, गर्मी में शांत बैठा हो? नहीं बैठता है। कबूतरों को देखा है? जब देखो तब वो काम ही करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि वो थकते नहीं है कभी भी। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। क्लियर? कि यानी कि ये जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं इन पर शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब आप एक बात ध्यान रखना, क्या बात, कि अगर आपको शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में इन चारों को अगर दे देना तो चारों में ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना है। फिर बात आती है असमतापी प्राणी यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसमें क्या होते हैं? असमतापी प्राणियों में शरीर का तापमान उस वातावरण के समान होता है जिसमें वे रहते हैं। क्लियर? कई सक्रिय असमतापी जैसे मेंढक को आप देखेंगे, सांप को आप देखेंगे। जैसे इस समय गर्मी है, ठीक है, आप क्या कीजिएगा कि कभी भी खुदाई कीजिएगा तो आपको देखना गड्ढे में नीचे बिल्कुल नमी वाली जगह पे मेंढक मिलेगा, नाली में बिल्कुल नीचे मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस टेम्परेचर के अनुकूल लगता है, वो गर्मी में नहीं रह सकता। जैसे छिपकलियों को आप देखिएगा कि वो आपको सर्दियों में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड जो होता है वो जमने लगता है, इसीलिए सर्दी में ना तो आपको रेयर कीड़े मिलेंगे, ना ही छिपकलियाँ मिलेंगी। ठीक है, और ना ही मच्छर मिलेगा, क्योंकि मच्छर का भी जो ब्लड होता है ना सर्दी में जम जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, कई सक्रिय असमतापी जैसे मेंढक तथा सांप अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नियंत्रित करते हैं। बाहरी पर्यावरण में तापमान परिवर्तन इन जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। क्लियर? अब जैसे स्नो लियोपॉर्ड है, स्नो लियोपॉर्ड जो बर्फ में रहता है भालू, उसको आप ले आओ इंडिया में और उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, बेचारा मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना किसी चीज़ को। नोट, जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है वे इफीमेरल कहलाते हैं। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि इफीमेरल पौधे कौन होते हैं। वैसे पूछेगा नहीं, बट मैंने आपको क्योंकि बुक सीरीज पढ़ा रहा था तो इसलिए वहाँ पे मैंने मेंशन किया था, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने हमारे पूरे यानी कि 440 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इन्वायरमेंट को कवर कर लिया, अर्थात 120 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने इन्वायरमेंट में आपको कवर करा दिए हैं। अब आपको इससे ज़्यादा प्रीलिम्स 2021 के लिए नहीं पढ़ना है। हाँ, आप करंट अफेयर्स अब हमारे साथ अपडेट कर लीजिएगा, यानी कि करंट अफेयर्स में जो हम आपको इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं अब आपको बस केवल वही पढ़ना है और ये पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम आपको अगले पार्ट में यानी कि 441 से लेकर
आगे तक के जितने भी पार्ट होंगे, लगभग 500 के आसपास के जो पार्ट होंगे, वहाँ पर हम आपको क्या पढ़ाएंगे, 500 से 600 पार्ट मतलब होंगे, उसमें मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराएंगे। और मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते वक्त हमने एक प्लान सोचा है। वो क्या प्लान है कि हम आपको अभी मॉडर्न इंडिया में 1919 यानी कि थर्ड फेज से 1919 से लेकर 1947 महात्मा गांधी के युग की घटनाओं से पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले फेज में ये पढ़ाएंगे, दूसरे फेज में हम आपको 1905 से लेके 1919 तक का पढ़ाएंगे। आप सोचेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में इतने ही फेज पे आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 1905 से लेके 1947। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को उठा लीजिए, इससे पहले नहीं आता है। अगर आता है तो रेयर, किस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी, दूसरा न्यूज़पेपर्स पे आता है, धर्म सुधार आंदोलन पे आता है। ठीक है, आपको ये पूछ लेगा कभी कभी कि अच्छा ठीक है आप प्रेस के बारे में बता दीजिए, आप गवर्नर जनरल के बारे में बता दीजिए, तो वो बेसिक हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न इंडिया हमारा एक फेज 1919 से 1947 होगा, दूसरा हमारा 1905 से 1919 होगा, और तीसरे में सब मिसलेनियस होगा। क्लियर, जिससे हमारी मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगी। बाकी हम आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमें प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आपको क्या कवर कराएंगे, इसके बाद हम आपको कवर कराएंगे, बताइए क्या, आपको इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। क्लियर, और एम लक्ष्मीकांत हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत को हम कंप्लीट करा देंगे। लगभग 10 पार्ट उसमें आएंगे, यानी कि 200 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को उसमें हम कवर करा देंगे आपका। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर इकोनॉमी तो आपने छोड़ ही दिया, तो इकोनॉमी हमने छोड़ा नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि इंडियन इकोनॉमी को हमने अपनी बुक सीरीज में 25 पार्ट्स में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, और अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने इसकी फिर से पीडीएफ भी शेयर कर दी है, और आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर उसकी लिंक को भी देख सकते हैं। क्लियर, तो आप चाहें तो इकोनॉमी वहाँ से पढ़ लें, बिल्कुल छोटे छोटे हमने कराए हैं, वीडियो हैं, अच्छे ढंग से हैं, सरल भाषा में, काफ़ी डेप्थ में हमने कराया है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी हम आपको इंडियन पॉलिटी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें इम्पॉर्टेंट जो मेजर टॉपिक हैं, चाहे मुद्रा स्फीति की बात हो, चाहे CRR SLR की बात हो, या फिर उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रयोग की बात हो, इन सारी चीज़ों को हम फिर भी आपको कवर करा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि इकोनॉमी को आप 0 से देखें, हमारे उन 25 वीडियो को, तभी इकोनॉमी आपको समझ में आएगी, वरना आप हम 20 से जब उठाएंगे इन टॉपिक्स को तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में मॉडर्न इंडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो, और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हर हाल में मजबूत बनाकर रखिए।